हज कमेटी ऑफ इंडिया को नया चेयरमैन मिल गया है। केरल के कन्वर से रुकने पार्लियामेंट एपी अब्दुल्ला कुट्टी को हज कमेटी ऑफ इंडिया का चेयरमैन मुंतखब किया गया है। कुट्टी ने 2020 में बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की थी। इसके अलावा मुनव्वरी बेगम और महफूजा खातून को हज कमेटी ऑफ इंडिया के नायब चेयरमैन के तौर पर मुंतखब किया गया। चेयरमैन और नायब चेयरमैन का इंतखाब इत्तेफाक राय से किया गया। दिल्ली के जहांगीरपुरी में बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लग गई, पर एमसीडी दूसरे इलाकों में कार्रवाई जारी रखेगी। दिल्ली बीजेपी सदर ने एमसीडी को खत लिखकर ईस्ट एमसीडी और साउथ एमसीडी में गैर कानूनी तजावुजात को हटाने की मांग की है और एमसीडी ने इस पर कार्रवाई शुरू कर दी है। आप खाते भी मत डालो। ये कब चलेगा? स्पेस लेना स्पेस। दिल्ली के जहांगीरपुरी में इलीगल कंस्ट्रक्शन को, अतिक्रमण को हटाने के लिए जिस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई हुई, हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 14 दिन के लिए इस कार्रवाई को रोक दिया गया है, लेकिन दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने ईस्ट एमसीडी और साउथ एमसीडी को चिट्ठी लिखी और ये आदेश दिए हैं कि साउथ और ईस्ट में जहां पर भी इलीगल अतिक्रमण हो उसे हटाया जाए और ये कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। इस वक्त हम ईस्ट एमसीडी के इलाके में खड़े हुए हैं। अगर आप पीछे तस्वीरों में देखें तो यहां पर आपको बुलडोजर नजर आ रहा होगा। जिस तरीके से इलीगल अतिक्रमण है उसको हटाने के आदेश दिए गए हैं। आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूंगी कि आप पीछे देख रहे होंगे कि एक डलाव घर है, जिसके चलते यहाँ के रहने वाले जो लोग हैं उनको हर दिन ट्रैफिक की समस्या से दो चार होना पड़ता है और इसे हटाने का आदेश अब दिया गया है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है श्याम सुंदर अग्रवाल जी। अग्रवाल जी, ये बताइए कि जिस तरीके से कल दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने एमसीडी साउथ और ईस्ट को चिट्ठी लिखी और कहा कि जहां पर भी जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है उसको हटाया जाए, बुलडोजर चलाया जाए, कार्रवाई हम देख रहे हैं शुरू हो चुकी है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। हमें आदेश भी मिला है, उससे पहले ही हमारी लगातार कार्रवाई चल रही है। हम चाहते हैं कि पूरी दिल्ली की जनता को अतिक्रमण मुक्त सड़कें मिलें, आवाजाही आसान हो, लोग आसानी से निकल सकें। यहाँ भी बहुत समय शिकायतें थी। यहाँ पे दिन में कम से कम 50 बार जाम लग जाता है, 10 बार तो ऐसा आधा घंटे जाम लग जाता है। लोग परेशान थे और यहाँ पे जाम में फंसने के कारण एम्बुलेंस में कई पेशेंट्स की डेथ हो चुकी है। ऐसी संवेदनशीलता मुद्दे को हमने सबसे पहले लिया है और आज हम इसको हटाने वाले हैं। ये बिल्कुल मिट्टी हो जाएगा और यहाँ से जल्द ही आज शाम तक या कल तक मलबे को भी हटा लिया जाएगा। यहाँ के लोगों में बड़ी खुशी है और हमने प्रण लिया है पूरी दिल्ली में जितनी भी ऐसी सड़कें हैं जहाँ अतिक्रमण होता है, जिनके कारण जाम लगता है, ऐसे सभी अतिक्रमण को, चाहे वो ठेली पटरी वाले हैं या कोई भी अन्य लोग हैं, सबको हटाएंगे। पूरी दिल्ली की जनता को बिल्कुल वातावरण मुक्त, अतिक्रमण मुक्त हम वातावरण देंगे। एक सवाल ये भी है कि जिस तरीके से ईस्ट एमसीडी में बुलडोजर अटैक शुरू हो गया, बहुत सारी जगहों पर ईस्ट एमसीडी की भी ऐसी जगह हैं जहां पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी लोग रह रहे हैं और इलीगल तरीके से अतिक्रमण किया गया है। क्या ऐसी भी जगहें चिन्हित की गई हैं, वहां पर भी कार्रवाई होगी? देखिए, अभी ऐसी कोई चिन्हित नहीं गई, लेकिन जानकारी में है। हम लोग कहने वाले हैं कि जहाँ पे इन्होंने अतिक्रमण किया हुआ है, जहाँ पे वहाँ पे घटनाएं होती हैं, वहाँ चोरी की, डकैती की घटनाएं बड़ी संख्या में बढ़ गई हैं। हम लोगों ने दिल्ली पुलिस को भी कहा है और अपने होम मिनिस्टर जी को भी हमने कहा है कि इसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। इन लोगों की संख्या नहीं बढ़नी चाहिए, इनका जहाँ उचित स्थान इनको वहाँ जाना चाहिए। दिल्ली फसादात से मुताल्लिक यूएपीए मामले में उमर खालिद की दरख्वास्त जमानत पर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। उमर खालिद ने कड़कर डूमा कोर्ट से जमानत खारिज होने को हाईकोर्ट में चैलेंज किया है। समाअत के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने उमर खालिद की अमरावती में दी गई तकरीर पर तबसरा करते हुए कहा कि तकरीर काबिल एतराज और इश्तियाल अंगेज थी। अदालत ने उमर खालिद के वकील से सवाल किया कि क्या आप नहीं समझते कि तकरीर इश्तियाल अंगेज थी? कर्नाटक में आज से पीयूसी 2M के इम्तिहानात की शुरुआत हो गई है। हिजाब तनाज़े के दरमियान इम्तिहानात जारी हैं। इम्तिहानात के मराकज़ के अतराफ सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त दिखाई दे रहे हैं। उडुपी की सरकारी PU कॉलेज में भी आज इम्तिहानात हो रहे हैं। मुस्लिम लड़कियों के लिए बुर्का और हिजाब उतारने के लिए अलहदा कमरे का इंतजाम किया गया है। इसी कॉलेज से हिजाब का तनाज़ा शुरू हुआ था। यहाँ पर सिक्योरिटी के भी सख्त बंदोबस्त दिखाई दे रहे हैं।
कर्नाटक के हुबली शहर में पेश आए तशद्दुद के मामले में एमआईएम पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए जा रहे हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा फसाद और तशद्दुद के खिलाफ रही है। बेंगलुरु में एमआईएम के जनरल सेक्रेटरी मजहर शरीफ ने ये बात कही। वाज़ेह है कि कर्नाटक के हुबली शहर में इश्तियाल अंगेज तस्वीर के खिलाफ हुए पुरतशद्दुद एहतजाज के मामले में मकामी एमआईएम लीडर इरफान नालतवाड़ को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अब सिर्फ एक हमारे पार्टी के जो वहाँ के कॉर्पोरेटर हैं, हमारे लेडी, उनके हस्बैंड अरेस्ट होते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि एमआईएम वायलेंस में इन्वॉल्व है। एमआईएम वायलेंस में कभी इन्वॉल्व नहीं होती और कभी सपोर्ट नहीं करती। अब वो मामला क्या हुआ है, क्या होगा, उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन होने के बाद अगर पता चलेगा, क्योंकि अगर वो उसमें इन्वॉल्व है तो डेफिनेटली पार्टी उसके ऊपर एक्शन लेगी। अभी कुछ हुआ ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं चला, आप सिर्फ हवा में उड़ाई जा रहे हो कि एमआईएम वाले इन्वॉल्व है, एमआईएम वाले इन्वॉल्व है बोले। तो भाई उस एरिया में, इलाके में रहने वाले वहां के जीते हुए कॉर्पोरेटर हैं। अगर वहां कोई मसला होता तो जाएंगे जरूर ना, लोगों से मिलेंगे, मुलाकात करेंगे, लोगों को समझाएंगे। अब समझाने जाने के वाले आदमी जब समझाने के लिए जाता है तो इसका ये मतलब नहीं कि इन्वॉल्व हुआ है। तो ये बात गलत है सरासर कहना कि उनका इन्वॉल्वमेंट है, जब तक प्रूव ना हो जाए। आप प्रूव करो पहले। आप अचानक से एकदम ले ले, किसी मौलवी का बेचारा उनका नाम ले लिया आपने, अभी पता नहीं वो उनको भड़का रहे थे या समझा रहे थे। आप इन्वेस्टिगेशन पूरी करो। आप इन्वेस्टिगेशन पूरी करने से पहले ही आप बता दे तो आप जजमेंट पे आ जाते हो कि ये इन्वॉल्व है, मेन एक्यूज ये है, ये सेकेंड एक्यूज है, थर्ड एक्यूज है। किस तरह से आपका डेटा कौन देता है? तो पुलिस क्या कर रही है? पुलिस का काम है इन्वेस्टिगेशन करना। इन्वेस्टिगेशन पूरी होने दीजिए। और इसको प्रोवोक किया गया है। इस यहां पे ने सिर्फ आप इसमें देखने वाली ये चीजें, आज पूरे मुल्क के अंदर जिस तरह ये बीजेपी की सरकार जो है ना प्रोवोक कर रही है, लोगों को भड़काने का काम करे, मुसलमानों के ऊपर टारगेट करके काम कर रही है। दिल्ली में हो या हुबली में हो या राजस्थान में हो, हर जगह मुसलमानों को तकलीफ देने का काम कर रही है। कांग्रेस की हालत दिन ब दिन अबतर होती जा रही है। हर गुजरते इलेक्शन के साथ पार्टी का किसी न किसी रियासत में सफाया दिखाई दे रहा है। मुल्क की सबसे पुरानी पार्टी को पटरी पर कैसे लाया जाए, इस हवाले से मंथन का दौर जारी है। इसी कड़ी के सिलसिले के तौर पर इंतखाबी हिकमत अमली साज प्रशांत किशोर इन दिनों कांग्रेस को मशवरे दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर ने पार्टी को जिंदा करने के लिए एक जामे मंसूबा तैयार कर लिया है। इसके तहत उन्होंने पार्टी को मशवरा दिया कि कांग्रेस में गांधी खानदान का किरदार क्या होना चाहिए। जराये के मुताबिक प्रशांत किशोर ने कांग्रेस से नायब सदर का नया ओहदा बनाने को कहा। इस ओहदे पर बैठने वाला शख्स इलेक्शन टास्क फोर्स की देखभाल करेगा, यानी वो मुल्क भर में इंतखाबात के लिए हिकमत अमली मुरतब देगा। नायब सदर पार्टी सदर के साथ मिलकर काम करेगा। खास बात यह है कि प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि गांधी खानदान का कोई भी फर्द इस ओहदे पर नहीं रहेगा, जबकि सदर के ओहदे पर गांधी खानदान का ही कब्जा रहेगा। तंजीम और मवासलात के इंचार्ज एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी नायब सदर के साथ मिलकर काम करेंगे। कहा जा रहा है कि इस नई हिकमत अमली के तहत मुल्क में इंतखाबात को सही तरीके से कंट्रोल किया जा सकेगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और बरतानवी पीएम बोरिस जॉनसन ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि हमने यूक्रेन के हालात और दहशतगर्दी पर बातचीत की। पीएम मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान और बरतानिया के ताल्लुकात पहले से बहुत मजबूत हुए हैं। बोरिस जॉनसन ने कहा कि बरतानिया ब्यूरोक्रेसी को कम करने और दिफाई खरीदारी को आसान बनाने पर काम कर रहा है। आज की हमारी बातचीत में हमने इस रोड मैप में हुई प्रगति को रिव्यू भी किया और आगामी समय के लिए कुछ लक्ष्य भी तय किए। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के विषय पर दोनों देशों की टीम्स काम कर रही है। बातचीत में अच्छी प्रगति हो रही है और हमने इस साल के अंत तक एफटीए के समापन की दिशा में पूरा प्रयास करने का निर्णय लिया है। पिछले कुछ महीनों में भारत ने यूएई और ऑस्ट्रेलिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का समापन किया है। उसी गति, उसी कमिटमेंट के साथ हम यूके के साथ भी
एफटीए पर आगे बढ़ना चाहेंगे। हमने रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति व्यक्त की है। रक्षा क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी, डिजाइन और डेवलपमेंट सभी क्षेत्रों में यूके द्वारा आत्मनिर्भर भारत के समर्थन का हम स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, भारत में चल रहे व्यापक रिफॉर्म्स हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्नाइजेशन प्लान और नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के बारे में भी हमने चर्चा की। हम यूके की कंपनियों द्वारा भारत में बढ़ते निवेश का स्वागत करते हैं। रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। और अब बात करेंगे गर्मी की शिद्दत की। जी हां, मुल्क के कई शहरों में पारा है कि बढ़ता जा रहा है। महकमा मौसमियात की अगर माने तो अभी लोगों को गर्मी से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। शुमाली हिंदुस्तान में अभी पारा 2 से 3 डिग्री मजीद बढ़ेगा। हालांकि कुछ इलाकों में धूल भरी आंधी और हल्की बारिश भी हो सकती है। मुल्क के कई शहरों में दर्जा हरारत 42 डिग्री से ज्यादा रिकॉर्ड किया जा रहा है। गर्मी के चलते सड़कें सुनसान नजर आ रही हैं। ठंडे मशरूबात की दुकानों पर लोगों की भीड़ नजर आ रही है। सर देखिए, कोई कार्य रहेगा तो घर से निकलना ही पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि कितनी धूप हो रहा है, तो सर पे अगर बांध के नहीं चलेंगे तो इंसान बीमार हो जाएगा। और अगर देख रहे हैं कि लगातार जो टेम्परेचर है वो बढ़ता ही जा रहा है। जो छोटे बच्चे स्कूल जा रहे हैं उन्हें तो काफ़ी दिक्कत हो, जब स्कूल जा रहे हैं, जब घर वापस आ रहे हैं तो उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बच्चे बीमार हो जा रहे हैं और हम लोगों को काम करना है तो घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा। अगर जिस तरह से टेम्परेचर बढ़ रहा है, अगर इस तरह से बढ़ता रहा तो कई लोगों को हॉस्पिटल में अब जगह नहीं मिलेगा और लोगों का तबीयत लगातार ख़राब भी हो रहा है। और कई लोग आप देखते हैं कि किसी को लूज मोशन, सर्दी जुकाम, बुखार हो रहा है। गर्मी तो हमेशा आप देखते हैं मई जून में पड़ती थी, लेकिन इस बार तो जान लीजिए मार्च के लास्ट से इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ी टेम्परेचर कि लोग सह नहीं पा रहे हैं। हम लोग खुद देखिए गमछा बांध के निकले हैं। कई लोगों का तो तबीयत भी खराब हो जा रहा है, उल्टी दस्त अधिकतर देख रहे हैं। हम लोग जिला अस्पताल अभी गए थे कुछ देर पहले दवा लेने के लिए, वहाँ पे काफ़ी संख्या में भीड़ लगी थी। डॉक्टर ने कहा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, हर घंटे पे कम से कम 1 गिलास पानी जरूर पीजिए। गर्मी का अब तक का सबसे ज़्यादा आज जो है 2-3 दिनों से गर्मी, आज सबसे ज़्यादा गर्मी है महसूस हो रहा है। लोग देख ही रहे हैं आप लोग कि गर्मी में लोग निकलना दुश्वार हो गया है, इसलिए बहुत कम लोग निकलना चाह रहे हैं घर से। धूप से बचने के लिए क्या गमछा का इस्तेमाल और फिर तरह तरह के देख ही रहे हैं कि मतलब आप गमछा है, हेलमेट है, यही सब बचाव किया जा रहा है। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों ने एक बार फिर लोगों की परेशानियों के साथ साथ सरकार की टेंशन में भी इजाफा कर दिया है। दिल्ली में कोरोना मुतासिरीन की तादाद लगातार बढ़ रही है। एक्टिव मरीजों की तादाद 3,000 से तजावुज कर गई है। दिल्ली में गुज़िश्ता 24 घंटों में 965 कोरोना के नए मरीजों की तस्दीक हुई है। दिल्ली सरकार ने बूस्टर डोज के लिए बड़ा ऐलान किया है। 18 से 59 साल की उम्र के लोगों को तमाम सरकारी मराकज़ पर कोरोना की एहतियाती डोज यानी प्रिवेंटिव डोज मुफ्त दी जाएगी। इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के सदर मौलाना तौकीर रजा ने जहांगीरपुरी समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में हुए तशद्दुद पर मोदी हुकूमत को घेरा। मौलाना तौकीर रजा ने तशद्दुद के वाक़यात पर पीएम मोदी की खामोशी पर अपनी नाराजगी का इजहार किया। इस मामले पर मौलाना तौकीर रजा ने दिल्ली से जेल भरो तहरीक शुरू करने का भी इंतबाह दिया। मौलाना के मुताबिक करोड़ों लोग इस तहरीक में शामिल होंगे और उन्होंने कहा कि जेल भरो तहरीक के लिए 10 रोज बाद एक मीटिंग का भी इनेकाद किया जाएगा। मौलाना तौकीर रजा ने यह भी कहा कि अगर मुसलमान सड़कों पर उतर आए तो ये मुल्क में महाभारत हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह के मुल्क में हालात हैं उससे ऐसा मालूम होता है कि मुल्क बंटवारे की तरफ जा रहा है। इस किस्म के अन्याय अगर इस हुकूमत में होते रहे तो इस देशव्यापी जेल भरो आंदोलन को रोकना हुकूमत के बस की बात नहीं। और जिस दिन मुसलमान सड़कों पर आएगा उस दिन फिर किसी के कब्जे में नहीं आने वाला है, ये समझ लिया जाए। तो मैं हुकूमत को चेतावनी देता हूं, खास तौर से नरेंद्र मोदी सरकार को मैं चेता देना चाहता हूं कि अगर उन्होंने अपने इस तरीक़ेकार को फौरी तौर पर दुरुस्त नहीं किया और उनकी खामोशी
तुम सबके प्रधानमंत्री हो, तुम्हारे मुल्क में इस किस्म की बेईमानी हो रही है और तुम खामोश हो, मूक दर्शक बने हुए, अंधे और बहरे बने हुए। ऐसा लगता है तुम महाभारत के धृतराष्ट्र हो। और अगर नरेंद्र मोदी धृतराष्ट्र की भूमिका से बाहर नहीं आए तो हिंदुस्तान में भी महाभारत होने से कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि आतंकवादियों के हौसले बहुत बुलंद हैं और पुलिस और प्रशासन और हुकूमत का सहयोग उनको बराबर मिल रहा है। नफरत के इस माहौल में भाईचारे की शानदार मिसालें भी देखने को मिल रही हैं। अब महाराष्ट्र के नासिक की बात कर लें। नासिक में एक चर्च में इफ्तार के बाद लोगों ने नमाज अदा की और इस पूरे अमल में चर्च के फादर और दीगर अमला भी शामिल रहा। चर्च के फादर ने कहा कि हमने इफ्तार के लिए दावत दी थी, जिसे मुस्लिम रहनुमाओं ने खुशी खुशी कबूल कर लिया। इस मौके पर उन्होंने ये भी कहा कि हमें चर्च में इफ्तार पार्टी का एहतमाम करना चाहिए, इससे आपसी भाईचारे को फरोग मिलेगा। मस्जिद में प्रार्थना बोले तो मस्जिद में बिल्कुल परमिशन किसी को भी आने की देना चाहिए और हम लोग चाहेंगे कि मस्जिद में लोगों को आए, बताए कि हमारा यहाँ पे कैसा सिस्टम होता है। जैसे हमने यहाँ पे देखे तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। यहाँ पे हमने नमाज कल अदा की, इवन यहाँ तक के फादर ने खुद हमारी नमाज में ज्वाइन किए, उन्होंने खुद नमाज हमारे साथ फादर ने पढ़ी, तो हमको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और ये कहीं ना कहीं ये चीज़ तमाम रिलीजन्स के थ्रू ओपन होनी चाहिए कि एक जगह आ जा सके। प्रार्थना तुम अपने ढंग से करो, फिर तुम अपना फॉलो करो, लेकिन इधर उधर जाना ये इजी रहना चाहिए, मैं ये समझता हूँ। और कल ये हुआ। भारत में ये हो रहा है कि धर्मगुरु धर्म न बताते हुए पॉलिटिशियंस हमें धर्म बता रहे हैं और उसकी वजह से गलत तरीके से हम लोग धर्म की जो संकल्पना है, जिस धर्म की स्थापना हुई है वो अच्छा इंसान बनने के लिए, कि इंसान खुश रहे, और वो खुश रहते हुए संविधान ने भारत की जो खूबसूरती है, अलग अलग धर्म है, यहाँ हिंदू है, बौद्ध है, सिख है, मुस्लिम है, पारसी है, जैन है और निधर्मी लोग भी हैं। तो भारत का संविधान हर किसी को आज़ादी देता है कि आप किस धर्म को आपको फॉलो करना है। प्रॉब्लम। और आइए एक नजर डालते हैं क्रिप्टो की समझ पर। ज़ेड एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। नमस्कार, स्वागत है आपका ज़िप पे और न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट्स क्रिप्टो की समझ के इस एपिसोड में, और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। यहां हम आपको बताते हैं क्रिप्टो जगत की अहम खबरें और जानकारियां। सबसे पहले नजर डालते हैं क्रिप्टो से जुड़ी कुछ खास खबरों पर। नॉर्थ कोरिया टायर्ड हैकर्स ने $850 मिलियन क्रिप्टो चोरी को दिया अंजाम। नॉर्थ कोरिया बेस्ड हैकर्स ने पिछले महीने पॉपुलर एक्सी इन्फिनिटी गेम के प्लेयर्स को टारगेट करते हुए $620 मिलियन के क्रिप्टो करेंसी की चोरी की। यूएस अथॉरिटीज ने पिछले दिनों इसका खुलासा किया। इस हैकिंग ने क्रिप्टो करेंसी की दुनिया को बुरी तरह से प्रभावित किया और क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में सुरक्षा के मुद्दे पर बड़ा सवाल उठाया है। इस चोरी से कुछ हफ्ते पहले भी हैकर्स ने $320 मिलियन की एक चोरी को भी अंजाम दिया था। ऐसे में सुरक्षा पर उठ रहे सवाल लाजमी हैं। बता दें कि एक्सी इन्फिनिटी एक ऐसा गेम है जहां पर प्लेयर्स गेम खेलकर या अपने अवतार को ट्रेड कर क्रिप्टो करेंसी कमा सकते हैं। फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि FBI ने अपने इन्वेस्टिगेशंस में पाया कि नॉर्थ कोरिया से एसोसिएटेड साइबर एक्टर्स लेजारस ग्रुप एंड APT38 ने इस चोरी को अंजाम दिया। लेजारस ग्रुप 2014 में तब सुर्खियों में आया जब उस पर सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट में हैकिंग का आरोप लगाया गया था। इसे नॉर्थ कोरिया लीडर किम जोंग उन का मजाक उड़ाने वाली एक सटायरिकल फिल्म द इंटरव्यू के बदले के तौर पर देखा गया। जर्मनी बना सबसे क्रिप्टो फ्रेंडली देश। डिजिटल एसेट एक्सचेंज एग्रीगेटर कॉइनकब के एक स्टडी के हिसाब से जर्मनी 2022 Q1 के लिए सबसे क्रिप्टो फ्रेंडली कंट्री है। पिछले साल ये खिताब सिंगापुर के पास था, जो इस साल दूसरे नंबर पर है, और यूएस तीसरे नंबर पर। कॉइनकब ने बताया कि टॉप डिजिटल एसेट वेलकमिंग नेशंस की रैंकिंग में पिछले कई महीनों में काफी बदलाव आया है।
कंपनी ने कहा कि जर्मनी की क्रिप्टो करेंसी एक्सेप्टेंस और क्रिप्टो निवेश की अनुमति देने के ग्राउंड ब्रेकिंग डिसीजंस ने इसे Q1 2022 के लिए पहले स्थान पर रखा। अन्य देश जिन्होंने अपने क्रिप्टो फ्रेंडली प्रोफाइल में सुधार किया है वे हैं नीदरलैंड, फ्रांस एंड स्पेन। CoinCub ने बताया कि इसके बेहतर परफॉर्मेंस की वजह क्रिप्टो को लेकर इनका पॉजिटिव एटीट्यूड है। इसके अलावा क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस में बढ़ोतरी हुई है और ब्लॉकचेन स्टार्टअप भी शुरू हुए। ये ज्यादातर उन रिपोर्ट से प्रेरित था जिसमें कहा गया कि इसकी साउदर्न सिटी लोगानो बिटकॉइन को लीगल टेंडर के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार है। कजाकिस्तान बिटकॉइन माइनर्स के लिए लागू करने वाला नया टैक्स सिस्टम कजाक गवर्नमेंट वर्तमान में नई टैक्स दर को माइंड डिजिटल करेंसी के वैल्यू से जोड़ने के लिए क्रिप्टो करेंसी माइनिंग पर टैक्सेस बढ़ाने पर काम कर रही है। मिनिस्टर्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी एलिबेक कॉन्ट्रायरोव के अनुसार ऐसा करने से राजस्व में बढ़ोतरी होगी। दरअसल चीन के बिटकॉइन माइनिंग एक्टिविटीज पर रोक लगाने के बाद कजाकिस्तान इन चाइनीज बिटकॉइन माइनर्स के लिए एक अच्छे विकल्प के तौर पर उभरा। लेकिन अब अगर ये देश नए टैक्सेस लगाएंगे तो इससे क्रिप्टो इंडस्ट्री को नुकसान होगा। हालांकि टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन से देश की फाइनेंशियल स्थिति बेहतर होगी, लेकिन दूसरी तरफ कई माइनर्स माइनिंग ऑप्शंस तलाशने के लिए एल सल्वाडोर जैसे किसी दूसरे माइनिंग फ्रेंडली देश की तलाश में निकल सकते हैं। शुरुआत में तो कजाकिस्तान सरकार ने माइनर्स का स्वागत किया, लेकिन अब टैक्स लगाकर वापस माइनर्स के लिए मुश्किलें बढ़ा रही है। यदि सरकार इस योजना को लागू करती है तो कजाकिस्तान में माइनर्स को उनके द्वारा माइन की गई डिजिटल एसेट्स के वैल्यू के साथ साथ उनके टैक्स में भी बढ़ोतरी होती रहेगी। कजाकिस्तान माइनिंग के मामले में दुनिया के सबसे सस्ते एनर्जी सोर्सेज में से एक था और अब एक महीने में ही 20 सेंट पर kWh माइनिंग टैक्स लगाने वाला देश बन जाएगा। एनर्जी कॉस्ट 10 गुना बढ़ गई है, जिससे पता लगता है कि एनर्जी कंजम्पशन लगातार बढ़ रहा है। क्रिप्टो की समझ के इस एपिसोड में बस इतना ही। क्रिप्टो से जुड़ी कुछ और खास खबरों और जानकारियों के साथ एक बार फिर से होगी आपसे मुलाकात अगले वीक। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। ज़ेड पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ।